आज हम लोग 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बोर्ड की एग्जामिनेशन और कंपटीशन दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस एक्चुअल होता क्या है? तो डेफिनेशन जो लिखने के लिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सो लिखा हो, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन इट्स सरफेस। किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वह उसकी एक कैपेसिटी है। वह कैपेसिटी क्या है भाई? तो उसके सरफेस पर जितना चार्ज स्टोर हो सके, उसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ये मान लो कोई बेटा कंडक्टर है। इस कंडक्टर के सरफेस पर पहले से चार्ज कुछ हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, बट मान लो कि चार्ज यदि है भी तो जो जो उसके पास मान लो खाली जगह है, चार्ज लाकर हम बाहर से भर दिया, तो चार्ज को मैंने भर दिया तो चार्ज स्टोर करने की इसके पास जितनी कैपेसिटी होगी, हम बाहर से चार्ज लाएंगे, इसके सरफेस पर रखते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। वो कब आएगा, किस कंडीशन पे ये बातें होगी तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप दिमाग में रखें कि इसके सरफेस पर चार्ज एक लिमिट अमाउंट में ही स्टोर हो सकता है। द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बाय द कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, जब चार्ज हम स्टोर करेंगे, चार्ज स्टोर करने से क्या होगा? तो देखो बेटे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q is the charge of conductor on its surface. R is equal to position of charge of the point on which electric field should be considered. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये फार्मूला लिखा। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे चार्ज इसके सरफेस पर आप स्टोर करेंगे तो चार्ज के इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। और भी फार्मूला होता है, चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूला के यूज करेंगे तो लिखेंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इस स्थिति में भी यदि चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज उसके सरफेस पर आप लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। दिस इज द वन पॉइंट। यानी किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज को हम स्टोर कराएंगे तो क्या इंक्रीज होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। यदि इसके रेडियस को हम R मान लें तो Q अपॉन R। इसके सरफेस या इसके अंदर इसकी पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R के इक्वल होगा। तो जब चार्ज स्टोर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि चार्ज जब जैसे स्टोर करोगे कंडक्टर के सरफेस पर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के कारण जो सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उस कंडक्टर के कारण पोटेंशियल जो होगा वो भी डेवलप करना शुरू होगा। तो चार्ज स्टोर होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, चार्ज स्टोर होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा। बढ़ते 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 चार्ज इंक्रीज,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे वैल्यू पर पहुंच जाएगा कि उस कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन में जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मटेरियल या उसके सराउंडिंग में जो भी हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड हो सकता, जैसे कि एयर, जैसे इसकी गैसेस, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाएगा चार्ज के स्टोर होने के कारण, वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने लगेगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड अगल बगल के एयर पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइजेशन का मीनिंग कि उसमें जो भी गैसेस हैं उनको दो पार्ट में तोड़ देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी आयोनाइज हो गए। आयोनाइजेशन के कारण अब होगा क्या, आप जब इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था ड्यू टू स्टोर चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि अगल बगल के एयर पार्टिकल को आयोनाइज कर दिया। जब एयर पार्टिकल आयोनाइज हुए, पॉजिटिव नेगेटिव में वो ब्रेक हो गए, डिकम्पोज हो गए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन शुरू होगा। अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर गिरने लगेगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आके गिरने लगेगा। जैसे नेगेटिव इसके सरफेस पर आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव का सम जो होगा तो वो घटने लगेगा, यानी फर्दर अब चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो ये जो मैं बात समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जगह पे पहुंच गया, इस ऐसे वैल्यू को अचीव कर लिया जिस वैल्यू के बाद अब चार्ज स्टोर नहीं करोगे, चार्ज के आने कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा और अब अगल बगल पार्टिकल को आयोनाइज करेगा, उसका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस इसके सरफेस पर आएगा, चार्ज को बढ़ने नहीं देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड by store the charge on the surface of conductor by which air particles will be ionized and then no further charge stored on the surface of conductor, the electric field intensity at that position at that time called dielectric strength, उसका नाम, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पहुंचने के बाद वो एयर पार्टिकल आयोनाइज हो जाता हो, उसको कहते हैं हम लोग बेटा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी ये एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सिंबॉलिकली इसको फिजिक्स में जीटा लेटर से डिनोट करते हैं, जीटा। तो एक चीज आपने समझ में आ गई आपको कि ये कैपेसिटी, जो मैंने वर्ड बोला कि कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कब तक आई, जब तक वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया वहीं तक चार्ज स्टोर करेगा। और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर कंडक्टर के लिए ये अलग अलग वैल्यू होता है। ये फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रही थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण जब पोटेंशियल भी बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन टाइम के बाद अब नहीं बढ़ेगा, यानी जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर आ जाएगा तो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा नहीं। जब फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा तो उस टाइम तक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद, यानी किसके बाद, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद पोटेंशियल भी अब नहीं बढ़ेगा। At that time, that means at the time of dielectric strength achieved by the conductor, the potential of the conductor called breakdown voltage,
ब्रेक डाउन वोल्टेज। आपने ये व्हीकल के टर्म में सुना होगा ब्रेक डाउन, यानी गाड़ी के ब्रेक डाउन का मीनिंग कि अब गाड़ी इसके आगे नहीं बढ़ेगी, रुक गई है, तो फिर उसको किसी तरह से मैकेनिक्स लोग सुधार कर गाड़ी को फिर आगे ले जाता है। तो वहीं से टर्म लिया गया, यानी कंडक्टर की पोटेंशियल फर्दर अब डेवलप नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसके आगे इंक्रीज नहीं करेगा, उसका नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो दो चीजें आपने सीखा, कैपेसिटेंस इज ए कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज ऑन इट्स सरफेस। इस कैपेसिटी की जो कंसेप्ट है कि कितना कैपेसिटी होगा, तो मैंने समझाया कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज स्टोर होने के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही इंक्रीज करने लगेंगे। एक ऐसा पोजीशन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव करने पर अगल बगल के चार्ज पार्टिकल आयोनाइज होने लगेंगे, तो उसके आगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा नहीं, क्योंकि चार्ज जैसे ही उसके आगे बढ़ेगा तो ये आयोनाइज होने के कारण चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो उस समय की इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उस समय की पोटेंशियल का नाम ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा, इस प्रोसेस का इसमें दूसरी बात और क्या है कि जब चार्ज अब आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे आप इमेजिन करो कि एक बकेट है, बकेट में आप पानी भर रहे हो, जब तक बकेट खाली था पानी भरते गया भरते गया भरते गया, बकेट लबालब भर गया, उसके बाद पानी डालोगे तो बाहर निकलेगा, तो उसको बोलेंगे कि लीकेज होने लगा, लीक होने लगा। तो इस लीकेज वर्ड को भी यहां यूज करेंगे कि कहेंगे कि जब तक कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज उस समय तक स्टोर होगा जब तक चार्ज का लीकेज नहीं शुरू हो जाए, माने अब आगे बढ़ेगा नहीं, जो भी आएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि लीकेज ऑफ चार्ज शुरू होने तक ये चार्ज स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या वोल्टेज बढ़ेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये सभी चीजें किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अब आइए दूसरी बात समझा रहा हूं, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जब किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज स्टोर करोगे, आप ध्यान देना, तो चार्ज स्टोर करोगे तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। तो कहा गया कि चार्ज उसकी पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, यानी जितनी उसके पास स्टोर करने की एबिलिटी होगी, उसकी जितनी पोटेंशियल होगी, उसके अकॉर्डिंगली उसका चार्ज बढ़ा सकते हो। तो Q इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V। ये जो कांस्टेंट है ये कंडक्टर वाइज वेरी करेगा। कंडक्टर का साइज छोटा होगा, C छोटा होगा, कंडक्टर का साइज बड़ा होगा तो C भी बड़ा होगा। C completely depends upon the shape and size of the conductor. C is equal to Q by V, यानी इस C को बोलते हैं, C is called कैपेसिटेंस। C को कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की ये एक कैपेसिटेंस है, क्योंकि एक कंडक्टर वाइज वेरी करेगा। अब इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को थोड़ा गौर से देखो। यदि इस V को मैं 1 मान लूं, इफ V is equal to 1, then C is equal to Q। जब V को 1 मान लें, C Q के इक्वल होगा, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी का मीनिंग कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज द चार्ज, कैपेसिटेंस इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाई यूनिटी, यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस उस पर स्टोर्ड चार्ज के बराबर होता है, जो चार्ज के डेवलप होने बढ़ने के कारण उसकी 1 यूनिट पोटेंशियल को इंक्रीज करा देता है। यानी 1 यूनिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए 1 यूनिट
एक यूनिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है किसी कंडक्टर को, वह उसका कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस कहलाता है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी एक, अब हम आगे की डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने कैपेसिटेंस की पूरी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप, और कैपेसिटेंस की अब आगे की बात समझा रहा हूं। क्योंकि मैंने समझाने टाइम में एक बात समझाया कि कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ओनली शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर। ये जो मैंने समझाया, इसको एक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं। आप मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, सपोज इट इज ए कंडक्टर। इस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज कितना है इसे कोई मतलब नहीं। चार्ज हम मान भी सकते हैं, चार्ज नहीं भी मान सकते हैं। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं, एक बकेट है, वो खाली बकेट है और वो बकेट 10 लीटर का हो। पूछें कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बोलोगे 10 लीटर। और यदि उसमें हमने 10 लीटर पानी भर दिया और अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट, अभी बोलोगे 10 लीटर। तो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उस पर चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि वो तो कैपेसिटी है। तो बात इसी की मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज हो ना हो, लेकिन मैं समझाने के लिए चार्ज मान ले रहा हूं। मान लो बेटा कि इसके सरफेस पर चार्ज है, सम चार्ज, सपोज करो क्यू चार्ज है। इस कंडक्टर की रेडियस को मैंने आर मान लिया। ओके, मैं पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस, तो बोलोगे कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। आप ये बोलोगे। अभी आपने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस जिसको आपने सी लेटेस्ट नोट करा, चार्ज स्टोर बाई पोटेंशियल, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, इसकी फॉर्मूला यहां पे है, इसको पुट करो आप, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। आप देख लो इसको सॉल्व करके, इस क्यू से ही क्यू कैंसिल होगा, आइए पूरा ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यानी इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस मिला वो मिला 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर के इक्वल। आप जब इसको आप देख रहे हो इस फॉर्मूला को, तो क्या इसमें चार्ज है? क्या इसके सरफेस पर चार्ज था मान लिया मैंने, तो कैपेसिटेंस में तो चार्ज आया नहीं। इससे साफ पता चलता है दैट इज कैपेसिटेंस of a conductor is independent of charge stored on it. Full stop. Capacitance of a conductor only depends upon its shape and size। देख पा रहे होंगे यहां पर रेडियस है, रेडियस इसके साइज पर डिपेंड करेगा। रेडियस छोटा होगा तो शेप छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो शेप बड़ा होगा। तो इसके शेप पर, साइज पर डिपेंड करता है। रही बात इस स्फेरिकल कंडक्टर के शेप में, इसको थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, C इक्वल टू, आप पढ़े होंगे बेटा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यदि हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9।
लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस इक्वल टू, यदि हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में बताऊंगा। ये आपका किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का ये फार्मूला मिला। कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, लिख दिया जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डैश डैश डैश, क्या बोलिएगा 4πε0, या कहीं लिखा जाएगा 4πε डैश डैश डैश, क्या लिखिएगा, यहां आर भरिएगा। तो इसको फार्मूला को भी याद रखना है, कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। तो जो आपने अभी सीखा कि कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है C = Q/V, तो थोड़ा यूनिट पे हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब C, और वोल्टेज का V का वोल्ट होता है, वोल्ट यानी V। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू कूलम्ब पर वोल्ट। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब पर वोल्ट। इस कूलम्ब पर वोल्ट को हम लोग फैराड भी बोलते हैं, फैराड, वेयर 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट। यानी किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस को SI यूनिट में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिट लिखेंगे फैराड, जो फैराड कूलम्ब पर वोल्ट के इक्वल होता है। लेकिन रही बात यूनिट की, थोड़ा और बात हम करें तो देखो बेटा, आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन के टाइम पर उसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बहुत सारा ऐसा हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैलकुलेशन का तरीका एक हो सकता है, लेकिन जब हम यूज करते हैं यूनिट तो हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। आप जब गोल्ड के दुकान पे जाते हो, वहां भी गोल्ड के दुकान पर भी जब गोल्ड, डायमंड जब आप खरीदते हैं तो देखोगे कि वहां भी वाट लगा हुआ होगा, एयर टाइट एंड चारों तरफ से पैक होगा। वहां पर वजन करते हैं, छोटे छोटे वाट को चढ़ा करके वजन करते हैं, तो वहां भी बैलेंस लगता है। लेकिन उस बैलेंस से जब हम वजन करते हैं तो वहां ग्राम में वजन करते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, यानी ग्राम की बात करते हैं। आप ऐसे भी जाके कहोगे भैया ज्वेलरी की दुकान पर हमको थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स दिखाइए, तो ऑर्नामेंट्स वाला पूछता है अपना रेंज बताइए, तो 2 बात बताइएगा कि 2 ग्राम में, 4 ग्राम में, 5 ग्राम में, 10 ग्राम में, या बोलिएगा कि हमको 10,000, 20,000, 50,000, यानी कुछ वैल्यू बताइएगा, नहीं तो वजन बताइएगा। लेकिन ये जाकर के आप नहीं कहते हैं भैया हमको 1 kg गोल्ड दे दो, 2 kg गोल्ड दे दो। उस गोल्ड का वजन केजी में होता जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली हम केजी में उसको हम परचेजिंग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट भी इस पर बैंड लगा दी है कि आप जितना मन के उतना गोल्ड नहीं खरीद सकते। आप चाहिए कि हम 5 kg 10 kg गोल्ड खरीद लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो केजी यूनिट तो है, लेकिन उस गोल्ड के लिए ग्राम में यूज करते हैं। और वही आप जाओ सब्जी के दुकान पे, और सब्जी वाले वैसे भैया आप 2 ग्राम हमको सब्जी दे दो। आपको पता है कि आपको वो कितना अच्छा नजर से देखेगा और अंदर ही कितना भला बुरा बात बोलेगा। क्योंकि केजी वर्ड जब हम सब्जी खरीदते हैं तो केजी में बात करते हैं, वो ग्राम में नहीं बात करते हैं। तो वहां भी हम बैलेंस यूज करते हैं, वहां भी वाट यूज करते हैं, लेकिन वहां का यूनिट है केजी। ठीक उसी तरह से कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड इसका यूनिट तो है,
लेकिन जब कंडक्टर की कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, निकालते हैं मैथमेटिकल फार्मूला के बेसिस पर, तो हमारे नेचर में, हमारे आसपास, लेबोरेटरी में, घर में, अगल बगल जो भी कंडक्टर में जो मिलते हैं, कोई भी ऐसा कंडक्टर हमारे आसपास नहीं होता है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो। फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, कैपेसिटेंस के टर्म में यह बहुत बड़ा यूनिट है। इसलिए फैराड यूनिट यूज नहीं करके मोस्ट कॉमनली used units are microfarad, nanofarad, picofarad, where 1 microfarad equal to 10 to the power minus 6 farad, 1 nanofarad equal to 10 to the power minus 9 farad, 1 picofarad equal to 10 to the power minus 12 farad। पिकोफैराड को तो हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं बेटा। आप देखो, पिकोफैराड इसको लिख सकते हो, पिकोफैराड को 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड। तो लिख सकते हो माइक्रोफैराड। पिकोफैराड को माइक्रोफैराड भी लिखा जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स जो हैं कैपेसिटेंस का, वो आपको ज्यादा से ज्यादा यही यूज होगा, माइक्रो, नैनो, पिको, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये यूनिट्स होंगे। तो मैंने जो आपको समझाया कि फैराड, एक फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, इस केस में हम ये सब यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि क्यों हम ऐसा काम करते हैं। आप अर्थ के साइज के बारे में पता होगा कि नियरली 6400 किलोमीटर के आसपास अर्थ की रेडियस होता है। ऐसा होता है 6380 किलोमीटर, बट अप्रॉक्स मान लेते हैं 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। उतनी बड़ी साइज की अर्थ को यदि एक कंडक्टर मान लेते हैं कि अर्थ हमारी एक कंडक्टर है, अर्थ हमारी एक कंडक्टर है। सोच रहे हैं, इफ वी ट्रीट अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो अर्थ जब स्फेरिकल कंडक्टर है, यह है स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। और इस किसको हमने मान लिया, अपनी अर्थ को मान लिया, जिसकी रेडियस अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर यानी 6.4 10 टू दी पावर 6 मीटर के बराबर है हमारी अर्थ की। यदि इसकी कैपेसिटेंस निकालें, C इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेडियस ऑफ द अर्थ, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर लिख सकते हो 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इन SI यूनिट एंड 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 SI यूनिट की बात करें तो लिखते हैं फैराड। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा, तो आएगा लगभग 711 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट 711 माइक्रोफैराड इज ए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। आप देख पा रहे हो कि यदि अर्थ के साइज के बराबर एक कंडक्टर को हमने मान लिया, मैंने कहा कि इफ वी ट्रीट अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ को हम स्फेरिकल कंडक्टर को मान ले, ट्रीट करें वैसा, एंड उस कंडीशन में यदि हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें जो मैंने समझाया था कुछ देर पहले, उस बेसिस पर उस कंडक्टर का यानी जो अर्थ के इक्वल होगा, तब भी उसकी कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में आएगा। जब माइक्रोफैराड में आएगा तो आप समझ सकते हो कि 1 फैराड
कितना बड़ा यूनिट है। तो हमारे अगल बगल आसपास कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो 1 फैराड का हो, 1 फैराड का हो, इसलिए ज़्यादा यूज होने वाले जो यूनिट्स होंगे माइक्रो, नैनो, पिको, फैराड वाले यूनिट्स होंगे। मन में फिर क्वेश्चन आएगा, तो फिर 1 फैराड का यदि कोई हम कंडक्टर खोजें कि भाई वो कंडक्टर जो 1 फैराड का हो उसका साइज क्या होनी चाहिए, ऐसा आपके मन में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 1 फैराड का यदि कोई कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर का साइज क्या होना चाहिए, ऐसा मन में आपका क्वेश्चन आता है। यानी आपने C को 1 माना, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आया कि मान लो बेटा कि C इक्वल टू 1 फैराड, और उस टाइम पे कंडक्टर को मैंने माना और कंडक्टर की रेडियस को मैंने R लिख दिया। अब C1 होने के लिए R कितना होना चाहिए, ऐसा सोचो। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। C के जगह पर 1 लिखो, 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू R। सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर। 9 मीटर आप देख पा रहे, 9 मीटर करेंगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर। आप देख पा रहे होगे इतना मीटर जो डिस्टेंस आएगा, इतना किलोमीटर आप अर्थ से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ा साइज का होगा, बहुत बड़ा साइज का होगा अर्थ के कंपेयर में। तो 1 फैराड के लिए जो कंडक्टर चाहिए वो इतने रेडियस का चाहिए, काफी बड़ा चाहिए। इसलिए अल्टीमेटली जो यूनिट यूज करते हैं वो माइक्रो, नैनो, पिको ज्यादातर यूज होगा। इस बात को आप कंप्लीट रखेंगे, याद रखेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, सब चीज याद रहेगा। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट कर लें।